स्वागत है आप सभी का देवरिया कोचिंग क्लासेस के इस सुंदर से प्लेटफॉर्म पे, जहां पे आपको एक ही प्लेटफॉर्म के छाये में निश्चित रूप से इतनी टहनियां मिलेंगी कि आपको 12 के यूपी बोर्ड के एक भी विषय जो हैं उस टहनी से अलग नहीं कर पाएंगे। निश्चित रूप से यह देवरिया कोचिंग क्लास जो है वह एक वृक्ष के रूप में है। आज का यह क्लास प्रथम क्लास है और प्रथम क्लास ही मैं एक छोटी सी कहानी से प्रारंभ करता हूं। आशा है आप मेरे कहानी से सीखेंगे और आगे हम लोग जो कुछ भी पढ़ने वाले हैं उसे आत्मसात करते हुए अपने जीवन को बेहतर करेंगे। आइए, एक बार एक राहगीर एक रास्ते को पकड़कर और जा रहा था, एक पथ से गुजरते हुए जा रहा था। उसने देखा कि एक जंगल में एक वृक्ष के ऊपर आग लगी हुई है। आग लगी है, फिर भी उस पे पक्षियां जो हैं वह बैठी हुई हैं, वह उड़ नहीं रही हैं। वह व्यक्ति हंसा, राहगीर हंसा और उन पक्षियों के तरफ देखते हुए कहा कि आग लगी इस वृक्ष में, जलते इसके पात, तुम क्यों जलती पक्षियों जब पंख तुम्हारे पास। पक्षियों से उन्होंने कहा कि इस वृक्ष में आग लगी हुई है, आपके पास पंख हैं, फिर भी आप बैठे हुए हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप जल जाएंगे, आप उड़ क्यों नहीं जाते। पंछियों ने क्या लाजवाब उत्तर दिया बच्चों, आइए उसी से हमारी क्लास की आज की शुरुआत है। पक्षियों ने कहा कि फल खाया इस वृक्ष का, बीट लथेड़े पात, यही हमारा धर्म है कि जले इसी के साथ। पक्षियों ने कहा कि हमने इसके फलों का भक्षण किया है, हमने इसके हर पत्ते पे बीट किया है, हमारा धर्म है कि इस वृक्ष के साथ हम भी जलें। निश्चित रूप से पक्षियों के इस जवाब को सुनने के बाद उस पथिक के हृदय में भावनाएं जागृत हुई होंगी। इस कहानी को सुनाने का मेरा मुख्य उद्देश्य बच्चों यही था कि हम आपके प्रेम और आपके सौहार्द से ही इस देवरिया कोचिंग संस्था को जो है चला रहे हैं। निश्चित रूप से हम लोगों का यह दायित्व होता है कि हम आपके लिए जिएं और आपके लिए मरें। निश्चित रूप से देवरिया कोचिंग क्लासेस ने यह ठाना है कि यदि बच्चे हमें आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं, यदि बच्चे ही हमें हमारा नाम करने का, हमारे शिक्षा का प्रचार करने का मौका दे रहे हैं, तो हम उनके लिए अपना तन मन सब कुछ समर्पित कर दें। तो देवरिया कोचिंग क्लासेस पे आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 के सेट 1 प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न पत्र होते हैं उसके सेट 1 प्रश्न पत्र के साथ उपस्थित हैं। हम ऐसे ही 7 सेट आपके लिए क्लास 12 के लिए बात हो रही है। क्लास 12 के लिए हम देवरिया कोचिंग क्लासेस ने यह तय किया है कि हम 7 सेट लेकर आएंगे। 7 सेट आपके लिए लेकर हम आ रहे हैं। इस 7 सेट को पढ़ने के बाद निश्चित रूप से यह आप कह सकते हैं या इस विश्वास से आप भर सकते हैं कि आने वाली आगामी यूपी बोर्ड की परीक्षा में सिर्फ आप ही दिखाई देंगे और सिर्फ आप ही दिखाई देंगे, क्योंकि इन 7 सेटों का आंसर तो कोई परिवर्तित कर नहीं सकता। आंसर समान होते हैं, लेकिन पढ़ाने का तरीका, प्रश्नों के उत्तर देने का तरीका, हमें अपनी व्याख्या, अपनी भावनाओं को प्रकट करने का जो तरीका होता है, निश्चित रूप से मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि देवरिया कोचिंग क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पे आपको सबसे बेहतर मिलने वाला है। बात केवल हिंदी की ही नहीं, चूंकि मैं आपका हिंदी का अध्यापक पुष्कर तिवारी आपके सम्मुख खड़ा हूं, मैं बात केवल हिंदी की ही नहीं कर रहा। यहां देवरिया कोचिंग क्लासेस पे यूपी बोर्ड से संबंधित सारे विषयों को, सभी विषय, कोई भी ऐसा विषय नहीं है जिस विषय को छोड़ा गया है। सभी विषयों के अनुभवी अध्यापकों के द्वारा आपको प्रीवियस ईयर का पेपर प्राप्त होने जा रहा है। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप जुड़ेंगे। आप वीडियो को देखिए। मैं एक बार भी यह प्लेटफॉर्म आपसे यह नहीं कहेगा कि आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यह आपकी जिम्मेदारी है, आपके ऊपर है। आप अध्यापक को पहचानिए,
विषय वस्तु को पहचानिए। यदि आपको लगता है कि इस अध्यापक ने निश्चित रूप से विषय वस्तु को पकड़ते हुए, मेहनत करते हुए हम लोगों के लिए कुछ बेहतर करने का प्रयास किया है, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप बिना कहे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहेंगे। आइए, यदि बात किया जाए बेटा, यदि बात किया जाए प्रीवियस ईयर के पेपर की, तो जब आपको पेपर मिलते हैं तो सबसे पहले आपके पेपर के ऊपर लिखे होते हैं दिशा निर्देश। दिशा निर्देश में आपको यही होगा, दिशा निर्देश में आपको क्या लिखा मिलेगा, तो जो पेपर है वह 3 घंटे 15 मिनट का है। 3 घंटे 15 मिनट का आपको पेपर मिलेगा। इस 3 घंटे 15 मिनट में यह जो 15 मिनट का समय है, यह जो 15 मिनट का समय है बाबू भैया, यह आपके पढ़ने के लिए है। वहां जाके किताब खोल के नहीं पढ़ना है भैया, पेपर को पढ़ना है। पेपर को पढ़ने के लिए आपको 15 मिनट का समय और पेपर को हल करने के लिए आपके पास 3 घंटे का समय मौजूद होता है। चूंकि इन 3 घंटों में हमारे पास समय जो है नहीं बचता और हम लेखन जब प्रारंभ करते हैं तो प्रारंभ करते हैं और जब आखिरी तक जाते हैं तो हमें पता चलता है कि हम प्रश्न पत्र के आखिरी तक आते आते यह हमारा जो 3 घंटे का समय है वह भी क्या हो चला है, व्यतीत हो चला है। तो जितने देर का पेपर उसी हिसाब से आपको समय उपलब्ध कराया गया है। क्लास 12 में आप 2 खंड प्राप्त करेंगे। 2 खंड आपको प्राप्त होंगे, खंड अ और खंड ब। खंड अ और खंड ब, जिसमें खंड अ में 10 बहुविकल्पीय प्रश्न आपको मिलेंगे और खंड ब में भी आप जाइएगा तो इसके लास्ट में निश्चित रूप से आपको 10 बहुविकल्पीय प्रश्न प्राप्त होंगे। बहुविकल्पी ही है, चूंकि 1-1 नंबर के प्रश्न होते हैं, मुहावरे होते हैं, लोकोक्तियां होती हैं, आसान से 1-1 नंबर के प्रश्न हैं। लेकिन कुछ भी यदि युद्ध शुरू करने से पहले ही या मान लिया जाए कि युद्ध लड़ना बहुत आसान है तो निश्चित रूप से उस युद्ध करने वाले व्यक्ति की हार होगी। युद्ध करते वक्त कभी भी ये मत सोचिए कि मैं बहुत शक्तिशाली हूं और सामने वाला बहुत कमजोर है। हर एक व्यक्ति अपने आप में शक्तिशाली और बलवान होता है। जब यह आप सोचकर आगे के तरफ बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आने वाले समय में युद्ध का परिणाम आपके तरफ होगा। तो यूपी बोर्ड की इस परीक्षा में निश्चित रूप से जो युद्ध लड़ने के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, आप हमारे साथ आ रहे हैं, हम आपको विश्वास दिला रहे हैं कि हम कमजोर से कमजोर कड़ी को भी इस तरीके से पकड़ेंगे, इस तरीके से पढ़ेंगे, इस तरीके से समझेंगे कि लगे कि निश्चित रूप से हमने कुछ पढ़ा है। और निश्चित रूप से कठिन सामग्रियों को भी हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि लगे कि हमने कुछ नहीं पढ़ा है। अर्थात हम लोग सरलता से कठिनता के तरफ और कठिनता से सरलता के तरफ प्रश्नों को समझने का प्रयास करेंगे। आइए, आज का समय ज्यादा व्यतीत न करते हुए हम सीधे खंड अ के प्रथम प्रश्न के तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हमारा प्रथम प्रश्न क्या कह रहा है। और खंड क का प्रथम प्रश्न ही हमारे सामने आ गया। खंड क का प्रथम प्रश्न किसका बेटा? खंड क का प्रथम प्रश्न पत्र प्रश्न है हमारे सामने। मैं थोड़ा सा इसे छोटा करना चाह रहा हूं कि आपके समझ में बेहतर तरीके से आए, क्योंकि हम और आप मिलकर ही किसी चीज को बेहतर कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं प्रथम प्रश्न के तरफ, जो खंड क के नाम से विद्यमान है, जिसे मैं अ नाम दे रहा था। तो खंड क के तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना हिंदी गद्य की प्रारंभिक रचनाओं में से गिनी जाती है? जिसमें हमारे सामने है गोरखवाणी, चार्यापद, उक्ति व्यक्ति प्रकरण,
और सत्यवती कथा। यदि इसके बारे में, इसके सापेक्ष में हम लोग बात करें बेटा, तो यह गोरखवाणी काव्य रचना है, काव्य रचना है, ध्यान दीजिएगा। चार्यापद भी काव्य रचना है, सत्यवती कथा भी काव्य रचना है। तो 3 तो काव्य रचनाएं हो गई। अब हमारे पास बचा युक्ति व्यक्ति प्रकरण, जो गद्य की रचना है, गद्य रचना है। और इसमें भी आपको जानकर बड़ा आनंद आएगा कि यह 12वीं शताब्दी में क्या किया गया है, लिखा गया है। 12वीं शताब्दी में इसे क्या किया गया है बच्चों, लिखा गया है। और इसको लिखने का काम किया है दामोदर जी ने। किसने बच्चों, दामोदर जी ने, दामोदर। यदि युक्ति व्यक्ति प्रकरण के बारे में और हम जानना चाहें तो इसके जो श्रोता, इसके जो सूत्रधार थे, वह जैन आचार्य सूरी जी थे। जैन आचार्य सूरी, जैन आचार्य सूरी जी इसके प्रणेता थे। क्या थे, प्रणेता। यह युक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है, हाँ, यह युक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है, यह युक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है बेटा, यदि आप इस पे बात करें तो यह व्याकरण की रचना है। किसकी रचना है, व्याकरण, हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण से संबंधित यह रचना है। अर्थात आप कहेंगे कि सर प्रश्न संख्या 1 जिसमें यह पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना हिंदी गद्य की प्रारंभिक रचना में गिनी जाती है, तो सर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, सही आंसर होगा। आप ऑप्शन सी लगाकर आगे बढ़े। मैं भी आपके साथ हूं, मैं आपको छोड़ने वाला नहीं, इसलिए मैं सी को सही करते हुए दूसरे प्रश्न पत्र के प्रश्न के तरफ क्या करूंगा, बढ़ूंगा। और हमारे पास आएगा हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र किस साहित्यकार द्वारा निकाला गया। और इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। आपने आपके क्लास 12 में बाल कृष्ण भट्ट जी हैं, और बाल कृष्ण भट्ट निश्चित रूप से हिंदी प्रदीप के, हिंदी प्रदीप के संपादक प्रदीप के संपादक के रूप में जाने जाते हैं। यह एक मासिक पत्रिका है। पत्रिका बेटा दैनिक होती है, मासिक होती है, साप्ताहिक होती है और वार्षिक होती है। आपको याद रखना है कि हिंदी प्रदीप एक मासिक पत्रिका थी। क्या थी, मासिक पत्रिका थी। और इसको निकालने का काम, इसके संपादन का काम बाल कृष्ण भट्ट जी के द्वारा कब किया गया बेटा, तो 1877 ईस्वी में प्रयागराज से यह प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रयागराज, यह प्रश्न बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी है। 1870 ईस्वी में इसका प्रकाशन वर्ष है। और यह प्रकाशित कहां से हुआ, तो यह प्रकाशित हुआ है प्रयागराज, जो इस समय इलाहाबाद के नाम से जाना जाता है। निश्चित रूप से इस दूसरे प्रश्न का भी आंसर आप डी, ए, बी और सी लगाकर आगे बढ़े होंगे। ए, सी ऊपर हो गया है, बी नीचे है, कोई दिक्कत नहीं है। ए, बी और सी लगाकर आप आगे बढ़ना चाहेंगे और कहेंगे कि सर आप हमें तीसरे प्रश्न के तरफ ले चलिए। और तीसरा प्रश्न ही है कलम का सिपाही। कलम का सिपाही नाम सुनते ही मुझे याद आता है कि कलम का सिपाही कलम बेच दे तो वतन का सिपाही वतन बेच देगा। कलम जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। कलम ना छोटी होती है और कलम ना बड़ी होती है। कलम को धारण करने वाला भी न छोटा होता है न बड़ा होता है।
कलम का दायित्व है कि वह सर्वदा सत्य के तरफ आकर्षित रहे। और निश्चित रूप से यदि इन रचनाकारों पर ध्यान दिया जाए तो प्रेमचंद जी हैं, रामवृक्ष बेनीपुरी हैं, अमृत राय जी हैं और रामविलास शर्मा जी हैं, जिसमें आप कहेंगे कि सर यह जो प्रेमचंद हैं, जो प्रेमचंद जी हैं, वह निश्चित रूप से ग्रामीण परिवेश व गवई पात्रों को लेकर समाज में फैली जो विसंगतियां हैं उस पर उन्होंने कड़ा प्रहार किया है। तो निश्चित रूप से असल में कलम का यदि सिपाही किसी को कहा जा सकता है तो वह मुंशी प्रेमचंद जी को कहा जा सकता है। लेकिन हमारा प्रश्न है कि इसके लेखक कौन हैं, हमें बताना है कि इसके लेखक कौन हैं। तो निश्चित रूप से इसके लेखक अमृत राय जी हैं। कलम का सिपाही अमृत राय जी के द्वारा लिखा गया है, जिसमें उन्होंने मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में लिखा है। और यह एक प्रश्न पूछा जाता है कि यह किस प्रकार की रचना है, तो आप कहेंगे कि यह जीवनी है। क्या है बेटा? जीवनी। क्या है? जीवनी। पूछा जाए कि यह किस प्रकार की रचना है तो आप कहेंगे कि यह एक जीवनी है। अर्थात इसका भी राइट आंसर होगा सी, अमृत राय। कलम के सिपाही के लेखक कौन है? अमृत राय। आइए हम चलते हैं आपके साथ अपने अगले प्रश्न के तरफ। और अगला प्रश्न फिर से आया, शेखर एक जीवनी रचना की विधा है। अभी अभी हम लोग बात कर रहे थे कि कलम की सिपाही जो है वह आखिर किस प्रकार की रचना है, तो हमने कहा कि यह एक जीवनी है। अब हमसे प्रश्न पूछ रहा है कि शेखर एक जीवनी किसकी रचना है, रचना की विधा पूछ रहा है। तो आइए पहले हम बात करते हैं शेखर एक जीवनी की। यह शेखर एक जीवनी जो है वह हीरानंद बासेन अगेय जी की रचना है। किसकी रचना है? अगेय जी की रचना है। और अगेय जी की जो यह रचना है, निश्चित रूप से इसकी विधा जो है वह उपन्यास है। क्या है बेटा? उपन्यास। तो यदि हम कहें कि शेखर एक जीवनी उपन्यास है जिसको लिखने का काम अगेय जी ने किया है, तो यह सही होगा। और हम ऑप्शन पे ध्यान दें तो ए कहानी, बी उपन्यास, सी जीवनी और डी आत्मकथा है। हमें थोड़ा सतर्क रह के पढ़ना पड़ेगा। इसका राइट आंसर बी होगा। यदि लिखा है शेखर एक जीवनी तो इस जीवनी को देखकर आप जीवनी को टिक न करें। इसके लिए आपको थोड़ा सा सतर्कता निश्चित रूप से बरतनी होगी। आप कह रहे होंगे कि सर आपके द्वारा बताए जा रहे प्रश्न बेहद ही सरल तरीके से बताए जा रहे हैं जो हम समझ पा रहे हैं। अब हमारे सामने पहले प्रश्न का 5वां प्रश्न है और प्रश्न है कि निम्नलिखित में से ललित निबंधकार है। ललित का मतलब होता है नवीन, नया। अब ये नहीं पूछ रहा कि नया निबंधकार कौन है और पुराना निबंधकार कौन है। नए तरीके से निबंध लिखने की एक कला है और उस कला को कहते हैं ललित निबंध। और यदि जब कभी भी निबंध की बात आए तो निश्चित रूप से आप यहां विराजमान आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के साथ जाएंगे, यह मुझे पता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी निश्चित रूप से ललित निबंधकार के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका अपनी अदा करते हैं। यह रामचंद्र शुक्ल जी भारतीय हिंदी साहित्य 1919 ईस्वी में लिखकर अपने आप को निश्चित रूप से हिंदी साहित्य में
यह बताने की कोशिश किए हैं कि हाँ, मैं आलोचकों के श्रेणी में भी 1 नंबर पे हूं। आज भी हर एग्जामों में पूछे जाने वाले प्रश्न के जो आंसर होते हैं वह सबसे ज्यादा, यदि हिंदी साहित्य के वह आंसर हैं तो रामचंद्र शुक्ल के ही मान्य किए जाते हैं। रामचंद्र शुक्ल से पहले हिंदी साहित्य को लिखने वाले फ्रांस के, बहुत ध्यान से सुनिएगा भैया, फ्रांस में फ्रेंच भाषा बोली जाती है, फ्रेंच। तो फ्रांस के विद्वान यानी फ्रेंच भाषा के विद्वान, नाम था बेटा गार्सा द टासी। गार्सा द टासी ने एतवारे हिंदुस्तान नामक पत्रिका किताब लिखा, जिनमें 3 भाषाओं को जगह दिया गया, जिसमें फ्रेंच था, अंग्रेजी था और हिंदी था। इसमें इन्होंने हिंदी को कुंवड़ भाषा भी बताया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी में ही हिंदी साहित्य का इतिहास 1919 में लिखा। इनसे पहले भी हिंदी साहित्य के लिए बहुत सारी रचनाएं लिखी जा चुकी थी। मेरे कुल समझाने का मतलब यही था कि हिंदी साहित्य में रामचंद्र शुक्ल जी का महत्वपूर्ण स्थान है। इनके नाम पर हिंदी गद्य में शुक्ल युग भी चला, शुक्लोत्तर युग भी चला। आइए इस 5वें प्रश्न का राइट आंसर रामचंद्र शुक्ल को हम लोग देते हैं, जबकि यहां दूसरे ऑप्शन में सरदार पूर्ण सिंह है। सरदार पूर्ण सिंह भी निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन यहां हमारा प्रश्न था ललित निबंधकार के रूप में हम किसे जानते हैं, तो हम कहेंगे सर ललित निबंधकार के रूप में हम रामचंद्र शुक्ल जी को ही जानना पसंद करेंगे। अब यदि हम बात करें बेटा प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई, प्रश्न संख्या 2 है हमारे पास बाबू, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना। तो यदि बात किया जाए प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की, तो मैं जानना चाहूंगा 1936 ईस्वी। सही है, यानी मैं जाऊंगा ऑप्शन बी के साथ, मैं जाऊंगा ऑप्शन बी के साथ। और क्योंकि 1936 में इसे की स्थापना हुई और सज्जाद जहीर जी जो हैं इसके प्रणेता थे। अर्थात मैं यह कह दूं कि सज्जाद जहीर जी इसके प्रणेता थे, जो 1936 ईस्वी में इस प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना करते हैं। तो याद रखने वाला प्रश्न है बेटा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए यहां मैं अन्य भूमिकाओं से इस प्रश्न को वंचित करता हूं। आपको याद रखना है कि प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1936 ईस्वी में हुआ था और इसके प्रणेता सज्जाद जहीर जी थे। दूसरा प्रश्न आपके सामने महादेवी वर्मा की रचना है, महादेवी वर्मा की रचना है। इसके साथ एक प्रश्न और जोड़ लीजिएगा कि महादेवी वर्मा को किस रचना पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। याद कीजिएगा, मैं अभी आपके सम्मुख आता हूं। पहले आते हैं इस प्रश्न के तरफ। महादेवी वर्मा की यदि बात की जाए तो न धूप का दान नहीं है, पल्लव नहीं है, उर्वशी नहीं है, यानी बचा शांध्य गीत। शांध्य गीत महादेवी वर्मा जी की रचना है। और यह शांध्य गीत के साथ यदि बात किया जाए यामा नामक रचना की, तो इस यामा नामक रचना पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार की प्राप्ति हुई थी। यह याद रखने वाला प्रश्न है कि किस रचना पर महादेवी वर्मा के किस रचना पे उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो वह है यामा। और पूछा जाए इनमें रचना, तो धूप के दान, पल्लव और उर्वशी तो आप जान ही रहे हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं। शांध्य गीत जो है वह महादेवी वर्मा जी की रचना है। आइए चलते हैं दूसरे प्रश्न के तीसरे प्रश्न के तरफ। और प्रश्न आपके सामने है, अष्टछाप के कवि नहीं थे। बात होगी यदि अष्टछाप की,
तो हमें थोड़ी सी और बात करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी भैया? तो पहले तो यह जानना पड़ेगा कि इस अष्टछाप के संस्थापक कौन थे। तो इस अष्टछाप के संस्थापक वल्लभाचार्य जी, जो सूरदास के गुरु थे। किसके गुरु थे? सूरदास जी के जो गुरु थे, उनके पुत्र विठल दास जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई, जिसमें 8 कवियों को रखा गया, जिनमें यदि बात किया जाए तो सूरदास जी चोटी के कवि माने गए। चोटी के कवि, चोटी मतलब चुड़की मत समझ लेना, बाल मत समझ लेना, चोटी माने ऊंचाई। यानी अष्टछाप के कवियों में यदि बात किया जाए तो प्रथम स्थान यदि किसी को दिया जाए तो सूर का है। और निश्चित रूप से सूरदास जी जन्मांध होते हुए भी, जन्म से आंखें न होते हुए भी, जिस तरीके से भगवान श्री कृष्ण के बाल्यावस्था का उन्होंने वर्णन किया है, वह अपने आप में काबिले तारीफ है। और यदि अब ऑप्शन के तरफ हम चले, मूव करें, इससे आप बहुत कुछ सीखे होंगे। अष्टछाप के रचना संस्थापक कौन है भैया? विठल दास। विठल दास कौन है? वल्लभाचार्य जी के पुत्र हैं। वल्लभाचार्य जी कौन है? तो सूरदास जी के गुरु हैं। सूरदास जी के गुरु हैं। तो बात यहां से बढ़ेगी। यदि हम पहुंचे ऑप्शन के तरफ तो आप कहेंगे कि सर सूरदास जी नीचे पड़े ही हैं, नंददास जी अष्टछाप के कवि थे, छिद स्वामी अष्टछाप के कवि थे, भिखारी दास नहीं थे भैया। यानी आंसर हम सी के साथ जाएंगे और हम कहेंगे कि जो भिखारी दास हैं, यह सर अष्टछाप के कवि नहीं थे और ना होंगे। अब क्या होंगे? अष्टछाप की कविताएं ही बीत चुकी। चलते हैं बिना समय को बर्बाद किए हुए अपने अगले प्रश्न की तरफ। चूंकि यह बोर्ड एग्जामिनेशन का आप सेट हल कर रहे हैं, यदि इसमें मैं बात करते हुए, व्यवहार करते हुए, इन प्रश्नों पे अतिरिक्त समय बर्बाद करते हुए आपको फंसाऊं, अपने वीडियो को लंबा करूं, इसका कोई औचित्य नहीं है। आपको त्वरित निस्तारण ही चाहिए, आपको बस बेहतर तरीके से समझ आनी चाहिए। और अब अगला प्रश्न हमारे सामने आ गया। तार सप्तक के प्रवर्तक हैं, और देखिए ना, ऑप्शन से जो प्रवर्तक हैं वह खुद गायब है, अर्थात आपको स्वयं प्रवर्तक की तलाश करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि तार सप्तक के जो प्रवर्तक हैं ब्रदर, वह हैं अगेय जी। कौन है ब्रदर? अगेय जी को तार सप्तक का प्रवर्तक कहा जाता है। अर्थात ऑप्शन डी में आपको ऑप्शन डी बनाना पड़ेगा, जहां लिखना पड़ेगा अगेय। अगेय जी का पूरा नाम क्या है बेटा? हीरानंद बासेन अगेय, सच्चिदानंद हीरानंद बासेन अगेय जी। और इन्होंने तार सप्तक को पहला, दूसरा और तीसरा 3 चरणों में तार सप्तक जो है वह प्रकाशित हुआ। और पहला तार सप्तक जो है वह 1943 ईस्वी में प्रकाशित किया गया। 1943 1943 में पहला तार सप्तक प्रकाशित हुआ। पहला तार सप्तक। इस तार सप्तक में बेटा 7, ये बहुत याद रखने वाली बात है, पूछा जाएगा, 7 कवियों की रचनाओं को प्रकाशित किया जाता था। और यह जो तार सप्तक है वह 3 बार भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा प्रकाशित किया गया।
और चौथी बार, यानी इसका 4 संस्करण है, चौथी बार अगेय जी ने इसे पुनः क्या किया, प्रकाशित किया। तो प्रथम में अगेय जी के द्वारा 1943 में, किसके देखरेख में, तो विद्यापीठ के द्वारा, और चौथा भी अगेय जी के द्वारा 4। तो यदि पूछा जाए तार सप्तक, तो तार सप्तक 3 सबसे महत्वपूर्ण है, जिसके यदि आपको प्रवर्तक पूछा जाता है तो आप अगेय जी कहेंगे। पहला तार सप्तक जो है 1943 में प्रकाशित होता है। आगे बढ़ते हैं और दूसरे क्वेश्चन के 5वें प्रश्न पर हम आ गए, और प्रश्न है सूफी काव्यधारा के कवि हैं, और यहाँ ऑप्शन में अगेय जी यहाँ विद्यमान हो गए हैं। आप समझ सकते हैं, ब्रदर, आप समझ सकते हैं। अगेय जी वहां से उठकर यहाँ आ गए हैं, और यह खत्म तो होंगे नहीं, इसलिए मैं इनको आपके सामने से थोड़ा सा अलग कर देता हूं। ये अगले प्रश्न के ऑप्शन में थे। यदि यहां बात किया जाए कि सूफी काव्य धारा के कवि, बहुत ही गौर फरमाने वाली बात है बेटा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस प्रश्न को मैं आपको निश्चित रूप से समझाने का प्रयास करूंगा। यदि बात की जाए काव्य धारा की, यदि बात की जाए काव्य धारा की, तो ध्यान देने योग्य बात है, भक्ति काल जो था बेटा, वह 2 भागों में बटा। कौन कौन सा, तो सगुण काव्य धारा और निर्गुण काव्य धारा। जो सगुण काव्य धारा है वह 2 भागों में बटा। आप जान रहे हैं, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। निर्गुण में 2 बटा बेटा, प्रेमाश्रयी और ज्ञानाश्रयी। इसके साथ ही एक सूफी काव्य धारा चला, जिसमें मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करने वाले जो राइटर थे वह प्रतिस्पर्धा करते थे और इस सूफी काव्य धारा को आगे बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे थे। यदि बात किया जाए तो रसखान के तरफ यदि आप चलेंगे तो वह कृष्ण भक्ति शाखा में आ जाएंगे, रहीम के तरफ चलेंगे तो वह भी इस ज्ञानाश्रयी शाखा के तरफ आपको झुकाव इनका नजर आएगा। नानक जी का भी अब बचते हैं जायसी, अर्थात ऑप्शन सी हमारा सही है। और आप कहेंगे कि सर यह जो जायसी हैं आप उन्हीं को राइट आंसर के रूप में चुनिए, क्योंकि सूफी काव्य धारा की यदि बात की जाए तो निश्चित रूप से यदि स्थान किसी का आएगा तो वह जायसी का आएगा। अब इस प्रश्न के बाद हम अगले प्रश्न के तरफ चलते हैं और प्रश्न संख्या 3 हमारे सामने है, जिस पे दिए गए गद्यांश पे आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हमें क्या करने हैं, देने। बेटा आप जानते हो एक गद्यांश आपके सामने मौजूद होगा, उस गद्यांश को पढ़ना है और उससे रिलेटेड प्रश्नों के आंसर हमें क्या करने हैं, देने हैं। गद्यांश है, पढ़ना है, आंसर देना है। तो आप समझिएगा कि हमें कितना ध्यान से, कितनी मग्नता से इस चीज को पढ़नी पड़ेगी और आंसर की तरफ जानी पड़ेगी। तो सबसे पहले गद्यांश को हम पढ़ते हैं, फिर प्रश्न को पढ़ते हैं, फिर गद्यांश से उस प्रश्न को निकालने का, ढूंढने का प्रयत्न करते हैं। निश्चित रूप से प्रयत्न कभी भी बेकार नहीं जाता, प्रयत्न करने वाला व्यक्ति ही आगे बढ़ता है। जो प्रयत्नशील नहीं है वह कहीं का नहीं है। और निश्चित रूप से देवरिया कोचिंग क्लासेस से यदि आप जुड़े हैं तो निश्चित रूप से आप प्रयत्नशील बालक हैं। इसलिए आप सभी विद्यार्थियों के माता पिता के चरणों में मेरा प्रणाम निवेदित है। मैं आपका पुष्कर तिवारी सर आपके तीसरे प्रश्न के साथ
देवरिया कोचिंग के इस प्लेटफॉर्म पे आगे बढ़ना चाहूंगा। और मैं गद्यांश की तरफ बात करूं तो गद्यांश में लिखा है कि मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। राष्ट्र का दूसरा अंग कौन है भैया? तो मातृभूमि पर निवास करने वाले राष्ट्र का, बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा, राष्ट्र का दूसरा अंग कौन है? मैं इसे व्हाइट करता हूं। राष्ट्र का दूसरा अंग कौन है? तो मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य। दूसरा है पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। यानी प्रश्न यदि आपसे पूछा जाए कि राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है, तो हम कह सकते हैं कि पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलित से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। यदि प्रश्न पूछे कि राष्ट्र का स्वरूप किससे संपादित होता है, तो हम कहेंगे पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलित होने से राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। यदि आगे पढ़ें तो जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। प्रश्न बन सकता है कि मातृभूमि की संज्ञा पृथ्वी को क्यों दी जाती है, तो आप कहेंगे किसके कारण? किसके कारण? तो जन के कारण। आगे है पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। अर्थात इस पंक्ति को कह रहा है कि यह पृथ्वी को हम माता के रूप में मानते हैं और यह जो यहाँ लोग निवास कर रहे हैं, जो जन हैं, वह इसके पुत्र हैं, क्योंकि यह उसे अपने गोद में रखी हुई है, उसके भरण पोषण का कार्य कर रही है, उसके भार को सह रही है। और निश्चित रूप से करगहि केस करई जो घाता कौ न उतारत है से माता। हम कितना भी अपने माँ के प्रति असंवेदनशील हो जाएं, लेकिन माँ कभी भी अपने पुत्र के प्रति असंवेदनशील नहीं होती, हमेशा संवेदनशील ही बनी रहती है। और निश्चित रूप से पृथ्वी भी अपनी धैर्यता को नहीं छोड़ती, भले ही हम पृथ्वी पर रहते हुए उसके साथ कुछ भी करते रहें। अब हम चलते हैं प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। दूसरा प्रश्न है राष्ट्र की कल्पना कब संभव है? सब आपके सामने है। पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या करते हैं भैया? आप ऊपर अभी पढ़े हैं, अभी मैं बता भी रहा हूं। पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा पाती है, आप हल कर चुके हैं। और रेखांकित अंश की व्याख्या है, रेखांकित अंश शायद यहां से प्रारंभ हुआ है, यहां से प्रारंभ होकर यहां तक है। यदि हम आगे बढ़े इसके प्रश्नों के आंसर के तरफ, तो आधे प्रश्न का आंसर, आधे क्या, इसके हर एक प्रश्न का आंसर आपके जेहन में होगा, क्योंकि अभी हम गद्य पढ़ते वक्त ही उन आंसरों को प्राप्त किए हैं। परंतु देवरिया कोचिंग प्लेटफॉर्म जो है वह आपके लिए इस आंसर को तैयार किया है। तो निश्चित रूप से आइए हम उन आंसरों से दो चार होते हैं। और पहला आंसर ही हमारे सामने है कि प्रस्तुत गद्यांश पाठ के, ध्यान दीजिएगा बेटा, राष्ट्र का स्वरूप, कौन सा बेटा स्वरूप? राष्ट्र का स्वरूप। दो तीन बातें बेटा हम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से ना याद रखनी है। राष्ट्र का स्वरूप, और दूसरा इसके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी। कौन है बेटा? वासुदेव शरण अग्रवाल जी। दूसरा बात किया जाए, दूसरी तरफ यदि चला जाए, तो था प्रश्न हमारे सामने कि राष्ट्र की कल्पना कब संभव है? तो पृथ्वी अर्थात भूमि पर निवास करने वाले मनुष्य के बिना राष्ट्र की कल्पना असंभव है, हम लोगों ने पढ़ा था। तीसरा प्रश्न है बेटा, पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या करते हैं? तो पृथ्वी और जन दोनों मिलकर एक दूसरे का सहयोग करते हैं। और यदि यहाँ पढ़ा जाए तो आपने लिखा है कि पृथ्वी और दोनों मिलकर सम्मिलित से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है, यानी राष्ट्र के स्वरूप का निर्माण करते हैं। और चौथा प्रश्न है बेटा रेखांकित अंश की व्याख्या, जो यहाँ लिखा हुआ है। लेखक कहता है कि मातृभूमि पर निवास करने वाला मनुष्य राष्ट्र का दूसरा महत्वपूर्ण अंग है। पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो ऐसी स्थिति में राष्ट्र की कल्पना करना संभव नहीं। भूमि और मनुष्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, के बिना दूसरे का अस्तित्व नहीं होता। जो भूमि जन विहीन हो उसे राष्ट्र नहीं कहा जा सकता। भूमि और मनुष्य की विद्यमता से ही राष्ट्र का स्वरूप
संभव है। मनुष्य के कारण ही भूमि को माता कहा जाता है। पृथ्वी मेरी माता है और मैं उसका आज्ञाकारी पुत्र हूं। इस भावना के साथ माता तथा पुत्र के संबंध की मर्यादा को स्वीकार करने के प्रत्येक मनुष्य अपने राष्ट्र और देश के लिए कार्य करते हुए अपने कर्तव्यों एवं अधिकारों के प्रति सजग हो सकता है। वास्तव में जन का महत्व सर्वाधिक है। जन के बिना राष्ट्र की कल्पना करना भी असंभव है। मनुष्य के मन में ही यह भावना उत्पन्न होती है कि भूमि मेरी माता है, मैं उसका पुत्र हूं, और प्रत्येक मनुष्य में उसकी भावना के कारण राष्ट्र निर्माण के अंकुर उत्पन्न होते हैं और इसी कारण वह अपने राष्ट्र एवं देश से प्रेम करता है और समय आने पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार होता है। निश्चित रूप से बेटा, हमें केवल प्रश्नों के उत्तर नहीं चाहिए, प्रश्नों के उत्तर देने के तरीके पे भी विचार होना चाहिए। यदि हम पुस्तकीय भाषा को ही पढ़ना हो और उसको जाकर बेटा एग्जाम में लिखना हो तो उसके लिए पुष्कर सर की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको मुझे अलग तरीके से डेवलप करना होगा। आपको अपने प्रश्नों को, अपने आंसर को, उत्तर को जो है बेटा अलग तरीके से प्रस्तुत करना होगा। इसीलिए मैंने गद्यांश पढ़ते वक्त ही आपको प्रश्नों के आंसर तक पहुंचाने का काम किया। आप अपने भावना अभिव्यक्तियों के द्वारा उन उत्तरों को बेहतर तरीके से प्रस्तुत करने का कार्य करें। यदि बात किया जाए इसी प्रश्न के 8वां पर, तो यहां कितना सुंदर पंक्ति है कि नए शब्द, नए मुहावरे, नई रीतियों के प्रयोग से युक्त भाषा को व्यवहारिकता प्रदान करना ही भाषा में आधुनिकता लाना है। प्रश्न होगा कि भाषा में आधुनिकता कैसे लाई जा सकती है, तो आपका पहला आंसर यही होगा। दूसरे शब्द में केवल आधुनिक विचारधाराओं के अनुरूप शब्दों के गढ़ने मात्र से ही भाषा का विकास नहीं होता है। किससे होता है भैया? तो वरन नए परिभाषित शब्दों एवं नूतन शैली प्राणियों को व्यवहार में लाना ही भाषा को आधुनिकता प्रदान करना है। यदि प्रश्न हो कि भाषा को आधुनिकता कैसे प्रदान की जा सकती है, तो निश्चित रूप से आपका आंसर यहाँ मौजूद है। और फिर हमारे सामने 4 प्रश्न हैं। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ, रेखांकित अंश की व्याख्या, भाषा में आधुनिकता कैसी लाई जा सकती है और किसके गढ़ने मात्र से भाषा का विकास नहीं होता है यहाँ बीच में, और इस गद्यांश के माध्यम से लेखक किन बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाह रहा है। यदि भाषा के संदर्भ में बात की जाए तो निश्चित रूप से आपको याद आ रहे होंगे हरिश्चंद्र जी, क्योंकि हरिश्चंद्र जी ने लिखा कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। अरे अंग्रेजी पढ़िए जदप सब गुण होत प्रवीण, बिन भाषा निज ज्ञान के रहत हीन के हीन। निश्चित रूप से हिंदी हमारी मातृभाषा है और हमें इसके प्रति समर्पित रहना चाहिए। आइए हम प्रश्नों के आंसर के तरफ चलते हैं। मैंने पहले ही कहा है कि मैं वीडियो को बहुत लंबा नहीं ले जाना चाहता। मैं चाहता हूं कि कम समय में आपको इन सेटों का आंसर प्रदान किया जाए जिससे आप लाभान्वित हो सकें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब बटन, ये सब एक भी चर्चा इसमें नहीं होगी। यदि आपको वीडियो बेहतर लगे, हमारे द्वारा बताने का तरीका बेहतर लगे, तो निश्चित रूप से आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका प्यार ही हमें और बलवती बनाएगा, हमें और परिपक्व बनाएगा। हम आज जैसे हैं, हो सकता है आने वाले भविष्य में आपके प्रेम से, आपके सौहार्द की वजह से और परिपक्व नजर आए। तो आइए आप सभी लोगों को पुनः एक बार यह देवरिया कोचिंग क्लासेस पे मैं पुष्कर तिवारी स्वागत करता हूं और उत्तर के तरफ बात करते हैं। पहला प्रश्न था हमारे सामने बेटा कि इसकी संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। तो यह बेटा 2-3 तथ्य इसमें याद रखने वाली हैं और आप कहेंगे सर ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या? तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक खंड संकलित प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखा गया है। और यह किसमें लिखा गया है बेटा? तो आधुनिक, कौन सा आधुनिक? तो भाषा और आधुनिकता। क्या चैप्टर का नाम है भैया? भाषा और
आधुनिकता चैप्टर से लिया गया है और इसको लिखा किसने है तो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप इसे याद रखेंगे। दूसरे प्रश्न की तरफ यदि हम बात करें बेटा तो दूसरा प्रश्न था रेखांकित अंश की व्याख्या। केवल आधुनिक युगीन विचारधाराओं के अनुरूप नए शब्दों के गढ़ने मात्र से ही भाषा का विकास नहीं होता। इसका अर्थ है कि भाषा का विकास केवल नए शब्दों को बनाने से नहीं होता, बल्कि उन शब्दों को व्यवहार में लाना और नई शैलियों से अपनाना आवश्यक है। आधुनिक विचारों के अनुरूप भाषा को ढालने के लिए व्यवहारिक प्रयोग जरूरी है। और यह भाषा के ही संदर्भ में नहीं बेटा, हमारे और तुम्हारे भी संदर्भ में है। यदि हमें अपने अंदर परिवर्तन लाना है, यदि हमें अपने आप को परिपक्व बनाना है, जैसे कि अभी मैं कुछ देर पहले कह रहा था, तो हमें प्रयत्नशील होना पड़ेगा। वैसे ही यहाँ भाषा को हमें प्रयत्नशील रखना पड़ेगा। तीसरा प्रश्न था हमारा बेटा कि भाषा की आधुनिकता की कैसे लाई जा सकती है, तो इसका तो आंसर आपने वहाँ पढ़ा था। फिर भी भाषा में आधुनिकता लाने के लिए केवल नए शब्द गढ़ना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन शब्दों का व्यवहार में लाना, नए मुहावरों, नवीन शैलियों और परिभाषित शब्दावली के प्रयोग से लाना आवश्यक है। चौथा प्रश्न था किसके गढ़ने मात्र से भाषा का विकास नहीं होता, इसका भी आंसर आपने ऊपर देखा था। फिर भी केवल नए शब्दों के गढ़ने मात्र से भाषा का विकास नहीं होता। भाषा को विकसित करने के लिए उन शब्दों का व्यवहार में आना और नए प्रयोगों को अपनाना जरूरी होता है। अभी आप व्याख्या में पढ़े थे और प्रश्नों में पढ़ रहे हैं, आपको ऐसा प्रतीत हो रहा होगा कि मैं एक ही बात को बार बार क्या कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। चूंकि करूँ भी तो क्या, गद्यांश छोटे थे और उससे 5 प्रश्न पूछ लिए गए हैं और पांचों प्रश्न जो हैं निश्चित रूप से आपको एक ही गद्यांश से प्राप्त करने हैं। अंतिम प्रश्न की तरफ यदि हम बात करें तो यहाँ था लेखक किन बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहता है। सबसे जरूरी प्रश्न है हमको लग रहा है इस गद्यांश का, तो इसे ध्यान से पढ़िएगा बेटा कि भाषा में आधुनिकता केवल नए शब्दों से नहीं बल्कि उनके प्रयोग से आती है। ऊपर वाली बात, नए शैलियों और प्रयोगों को अपनाना आवश्यक है, अच्छी बात है। आधुनिक विचारधाराओं के अनुरूप भाषा को विकसित करना चाहिए, अच्छी बात है। व्यवहारिकता भाषा के विकास का मुख्य आधार है, बहुत अच्छी बात है। कह रहा है बेटा कि आखिर हम भाषा का विकास कैसे कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से परिवर्तन संसार का नियम है। अब हिंदी भाषा की यदि बात की जाए तो यह बेटा वैदिक संस्कृत से चली, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, औहट और हिंदी। परिवर्तन इसमें चलता रहा, समय के हिसाब से भाषा ने अपने आप को मॉडिफाई किया। हम भाषा का प्रयोग को क्या किए, मॉडिफाई। यदि अब से भाषा को सुदृढ़ बनाना है, मजबूत बनाना है, तो हमें इस समय के आप लोगों के आने वाले नस्लों को ध्यान में रखकर अपने भाषा को थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, परिवर्तनशील करना पड़ेगा। यदि हम उन्हीं पुरानी परंपराओं को लेकर ढोते हुए आगे बढ़ते रहें तो निश्चित रूप से विकास तो हम करेंगे, लेकिन वह बहुत ही मध्यम गति का होगा। और इस समय आप सभी बहुत फास्ट हो चले हैं, तेज हो चले हैं, इसलिए हम भी तेजी से अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं और हम पहुंच गए बेटा प्रश्न संख्या 4 पर। और यह 4 का प्रश्न जो है वह पद्यांश पर आधारित प्रश्न है। यहाँ एक पद्य को हमें पढ़ना है, उस पद्य के से रिलेटेड जो प्रश्न पूछे गए हैं 4-5, जैसे अभी हम लोगों ने गद्यांश में दिए हैं, ठीक उसी प्रकार उससे हमें आंसर प्राप्त करने हैं। चूंकि ये आपको थोड़े से आसान लग रहे होंगे, आपने 10th में इन्हीं जैसे प्रश्नों को आपने देखा है और किया भी है। आइए देखते हैं कि आखिर पद्यांश कौन लिखा और क्या लिखा। और यहाँ बहुत ही बेहतर पद्यांश है भैया, गांधी जी। तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन है अस्थिशेष, तुम अस्तिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा कवल, हे चीर पुराण, हे चीर नवीन। तुम पूर्ण इकाई जीवन की जिसमें आसार भव शून्य लीन, आधार अमर होगी जिस पर भावी की संकृति समासी। महात्मा गांधी जी के ऊपर लिखा हुआ है। प्रश्न का आंसर जब हम देंगे तो बात किया जाएगा। 5 प्रश्न हमारे सामने है भैया। संदर्भ लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या है, प्रस्तुत पद्यांश में कवि का आशय क्या है, कवि कहना क्या चाह रहा है, कौन अस्थियों का ढांचा प्रतीत होता है, पहले ही बताए हैं गांधी जी।
फिर भी पढ़ेंगे। नीचे लिखा भी है भैया, गांधी जी का जीवन किसका आधार है, तो नहीं था। आइए आंसर के तरफ चलते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि देवरिया कोचिंग क्लासेज आपके लिए पूर्ण रूप से समर्पित है। उसने इस आंसर को भी पीडीएफ के रूप में डेवलप किया है, जबकि मेरा मत था कि इन तथ्यों को जो है वह क्लास में काव्य और गद्य के अनुसार ही क्या किया जाए, बच्चों को बताया जाए। फिर भी बहुत ही बेहतर, बहुत ही सुंदर तरीके से और बहुत ही आप सभी लोगों को ध्यान में रखते हुए इसे बनाया गया है, तो निश्चित रूप से बेहतर है। सर के और इस प्लेटफार्म के मेहनत के लिए मैं इस देवरिया कोचिंग क्लासेस को भी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और यह विश्वास रखता हूं कि यह नित्य प्रति एक नए आयाम को गढ़ेगा और आगे बढ़ते रहेगा। यदि बात किया जाए बेटा शीर्षक के तरफ, तो बापू के प्रति शीर्षक से यह लिया गया है और इसके रचयिता भैया सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। चैप्टर का नाम बापू के प्रति। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप इन बातों को याद रखेंगे। यदि बात किया जाए दूसरे प्रश्न का, तो दूसरा प्रश्न था रेखांकित अंश की व्याख्या। अच्छी भी बात है, आप इस काव्य की व्याख्या जान जाएंगे कि तुम मांसहीन तुम रक्तहीन, क्या उसमें कहा जा रहा है। वैसे आप समझदार हैं, समझदार के लिए इशारा ही काफी होता है। व्याख्या श्रद्धा मानवता के हितार्थ स्वयं को मनु को सौंप देना चाहती है। वह मनु, ये क्या है, व्हाट इज दिस? सॉरी टू शे। व्याख्या की यदि बात की जाए ब्रदर, तो हम कहेंगे, व्याख्या की यदि बात की जाए तो हम कहेंगे कि इस पंक्ति में कवि यह कहना चाहता है कि गांधी जी का जीवन, उनके सिद्धांत अमर हैं, उनके विचार और आदर्श भावी पीढ़ियों के लिए एक मजबूत आधार होंगे जिस पर भविष्य की संस्कृति टिकी होगी। उनका प्रभाव समय के साथ समाप्त नहीं होगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता चलेगा। गांधी बनना और गांधी होना दोनों बेटा बहुत ही कठिन है। गांधी एक विचार थे, गांधी सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे। इस समय गांधी जी के ऊपर तरह तरह के लोग जो हैं प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, लेकिन निश्चित रूप से आपको मैं एक अध्यापक होने के नाते यह कहना चाहूँगा कि गांधी एक विचार है बेटा, और उसे बदला नहीं जा सकता। जो उस विचारधारा के खिलाफ हैं, निश्चित रूप से वे लोग प्रश्न उठाएंगे ही, लेकिन गांधी थे। किसी दिन अगले वीडियो में यदि चर्चा होती है गांधी पे, तो निश्चित रूप से उस पर वक्तव्य होगा। यदि हम तीसरे प्रश्न की बात करें, तो तीसरा प्रश्न था कवि का पद्यांश का आशय क्या है। चौथा था अस्थियों का ढांचा प्रतीत होता है। तो आइए तीसरे प्रश्न की तरफ। प्रस्तुत पद्यांश में कवि यह कहना चाहता है कि महात्मा गांधी केवल शरीर तक सीमित नहीं है, वे एक शुद्ध आत्मा और महान विचारधारा के प्रतीक थे। अभी मैं बोल रहा था कि महात्मा गांधी क्या थे, एक विचार थे, विचारधारा के प्रतीक थे। उनके सिद्धांत और मूल्यों के महत्व समय के साथ कभी कम नहीं होगा, बल्कि सदैव समाज का मार्गदर्शन करता रहेगा। चौथा प्रश्न का आंसर था कि गांधी जी का शरीर अस्थियों का ढांचा प्रतीत होता है। वहां था कि किसका शरीर अस्थियों का ढांचा प्रतीत होता है, लेकिन उनका व्यक्तित्व मात्र हड्डियों और मांस तक सीमित नहीं था। वे अपने विचारों और नैतिक मूल्यों के कारण अमर हैं और निश्चित रूप से हम उन्हें अभी भी याद रखे हुए हैं। यह कम बात नहीं है। उस व्यक्ति का समर्पण की यदि बात की जाए बेटा, तो मुझे नहीं लगता कि आज का यह वीडियो आज ही समाप्त हो पाएगा, इसलिए इस चर्चा को किसी दूसरे दिन करते हैं। और पांचवा प्रश्न था, उसका आंसर है कि गांधी जी का जीवन सत्य, अहिंसा और मानवता की संस्कृति का आधार है। उनके विचार आने वाली पीढ़ियों के लिए एक आदर्श बने रहेंगे और भावी समाज की संस्कृति उनके सिद्धांतों पर टिकी हुई होंगी। गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। उनके अहिंसा पे बहुत सारे लोग प्रश्न उठाते हैं। गरम दल भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद के तरफ जाते हैं, लेकिन वह गरम दल भी
गांधी जी के अहिंसा से ही अलग होकर बना था, उसका ही एक पार्ट था। और गांधी जी ने भी कभी करो या मरो का नारा दिया था, जिसको इंग्लिश में डू आर डाई करते हैं। यदि कोई अहिंसक व्यक्ति जो हमेशा अहिंसक रहे और जब वह डू और डाई का नारा देता है बेटा, तो निश्चित रूप से जो परिवर्तन होते हैं, लोगों के हृदय में जो भाव उत्पन्न होते हैं, वह एक अलग प्रकार का होता है। लिखा है कि बदल गया इतिहास युद्ध के लिए बुद्ध भगवान चले, पहरेदार हिमालय पर पहरे पर वीर जवान चले, हिंद महासागर गरजा है लहर लहर ललकार चली, गंगा बढ़ी वर्षण चंडी यमुना की जलधार चली, तो डोल उठा भूगोल पहाड़ों पर चढ़कर मैदान चला, सोना लिए शराब चले चादिले साहूकार चले, अक्षर अक्षर आग बबूला क्रोधित कविता लेख चले, कभी हो सोनार हो लोहा। हर एक व्यक्ति गांधी के पुकार को सुनकर आगे बढ़ा। उस समय उनके अहिंसा का महत्व कितना होगा, यह समझाना आपको बहुत आसान है, आप समझ चुके होंगे। आइए इसके अथवा के तरफ हम बात करते हैं और अथवा को देखते हैं कि किस लेसन से लिया गया है और क्या है। समर्पण लो सेवा का सार सजल समृद्धि का यह पतवार, आज से यह जीवन उत्सर्ग इसी पद तल में विगत विकार, बनो संस्कृत के मूल रहस्य तुम्ही से फैलेगी यह वेल, विश्व भर सौरभ से भर जाएगा सुमन का खेलो सुंदर खेल। बहुत ही बेहतर काव्य है। उपरोक्त का संदर्भ व्याख्या बताना है, किन दो पात्रों का संवाद है। ओ माय गॉड, किन दो पात्रों का संवाद। यदि इसकी अर्थ की बात की जाए बेटा, तो अभी हमारा और आपका जो संवाद चल रहा है, निश्चित रूप से एक शिक्षक एक विद्यार्थी से ऐसे ही बात कहेगा कि आगे बढ़ते रहो भैया, अपने राहों को फूल बनाते रहो और हंसते मुस्कुराते हुए अपने जीवन को व्यतीत करते रहो। आइए प्रश्न में हम जानेंगे सृष्टि का क्रम कैसे बढ़ेगा और सजल संस्कृति का क्या अर्थ है। चलते हैं आंसर की तरफ बच्चों। आपका सहयोग और आपकी प्रेम की वजह से हम पढ़ेंगे कि यह जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है और यह श्रद्धा मनु सर्ग से लिया गया है। कौन से सर्ग से लिया गया है? श्रद्धा मनु सर्ग से लिया गया है। जयशंकर प्रसाद की एक रचना है कामायनी। कौन सी रचना है? कामायनी, और एक कामायनी से लिया गया। आइए व्याख्या की तरफ बढ़ते हैं और व्याख्या हम पढ़ते हैं कि श्रद्धा मानवता के हितार्थ स्वयं को मनु को सौंप देना चाहती है। वह मनु से कहती है कि मैं तुम्हारी सेवा करना चाहती हूँ, इसलिए तुम मुझे स्वीकार कर लो। तुम्हारे द्वारा मेरा समर्पण स्वीकार कर लेने से हम इस सृष्टि में अर्थात संपूर्ण मानव जाति की भी सेवा कर सकेंगे। इस प्रकार मेरा सेवा कर्म जलमग्न अथवा समस्याओं से ग्रस्त संसार हेतु पतवार बनकर लोक कल्याण में सहायक होगा। तुम्हारे पिछले सभी दोषों को भूलकर मैं आज से अपना जीवन तुम्हें सौंप रही हूं। जग कल्याण मुझे अपनी जीवन संगनी स्वीकार कर लो। मैं जीवन भर तुम्हारा साथ देकर अपने कर्तव्यों को पूर्णतः निर्वहन करूंगी। श्रद्धा आगे कहती है कि है तपस्वी, मुझे अपनाकर सृष्टि को आगे बढ़ाने में सहायक बनो और इसके रहस्यों अर्थात जीवन मरण के सच का साक्षात्कार करो। इस सृष्टि को तुम्हारी नियतांत आवश्यकता है। तुम्हारे द्वारा ही सृष्टि की बेल जीवन पा सकेगी। अतः मुझे तुम अपनी संगनी अर्थात पत्नी के रूप में सहर्ष स्वीकार करो। संसार रूपी बेल को सकने से बचाने के लिए तुम्हारे ऐसा करने अर्थात सृष्टि के सुंदर खेलों को खेलने के संपूर्ण विश्व मानव रूपी सुगंधित पुष्पों से सुसज्जित हो उठेगा और प्रकृति खुश होकर झूमने लगेगी। बहुत ही अच्छी व्याख्या है बेटा। और जयशंकर प्रसाद का तो कोई तूल ही नहीं है, क्या गजब उन्होंने लिखा। जयशंकर प्रसाद ने लिखा कि मनु चारों तरफ प्रलय आ चुका है और इस पृथ्वी पर मनु ही बचे हैं और वे ऊंचे स्थान पे एक बैठे हुए हैं। मुझे थोड़ा सा विस्मित हो रहा है, नहीं तो मैं निश्चित रूप से आपको यह सर्ग सुनाता। मुझे याद भी है, थोड़ी सी पंक्तियां जो हैं पहली जो है वह मिस्टेक हो रही है, वैसे मैं कोशिश कर रहा हूं अभी आपको सुनाने की। ऊपर जल था नीचे जल था। अच्छा, अभी मिलते हैं आपको ब्रेक के बाद। और यहाँ हमारे प्रश्न जो हैं वह रुक गए हैं।
और हम चल रहे हैं बेटा इसके आंसर के तरफ, तीसरे आंसर के तरफ, इस पद्यांश के तीसरे आंसर के तरफ। यदि हम बात करें तो प्रस्तुत पद्यांश में श्रद्धा मनु के समक्ष आत्मसमर्पण करती है, जिससे दोनों मिलकर संपूर्ण मानवता की सेवा कर सकें। और इसी प्रश्न का जो चौथा प्रश्न था, जिस पे मैंने कहा कि हम और आप हैं, तो क्या बात है, चौथा प्रश्न है, सृष्टि का क्रम सेवा, समर्पण और त्याग के द्वारा आगे बढ़ेगा, जबकि व्यक्ति निष्काम भाव से सेवा करता है, अपने कर्तव्यों का पालन करता है, तो समाज में प्रेम, शांति और सद्भाव बढ़ता है, जिससे संपूर्ण विश्व समृद्ध होता है। और सजल संस्कृति का अर्थ है भावनाओं और संवेदनाओं से परिपूर्ण यह सृष्टि। यहाँ सजल का अर्थ है नमी, ध्यान रखिएगा ब्रदर, सजल का अर्थ है नमी और संवेदनशीलता से है। संस्कृति का अर्थ है सृष्टि या जीवन चक्र। आइए, मुझे पता है कि आपको इस प्लेटफॉर्म पे जुड़कर बहुत ही आनंद आ रहा होगा। यदि बात किया जाए पांचवें प्रश्न की बच्चों, तो पांचवा प्रश्न जीवन परिचय है। आपके सामने तीन लोग हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, वासुदेव शरण अग्रवाल जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। इनमें से किसी एक का जीवन परिचय लिखना है। चूंकि जीवन परिचय बेटा यहाँ देवरिया कोचिंग क्लासेज जो है यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन मेरा मानना यह है कि जीवन परिचय को समझाया नहीं जा सकता, जीवन परिचय याद करने का वस्तु है। तो निश्चित रूप से इस जीवन परिचय को आप पढ़ेंगे। आपके सामने देवरिया कोचिंग क्लासेज जो है 7 सेट लेकर आ रहा है। यदि एक सेट में 3 जीवन परिचय तो 7 तरीके जोड़ लीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि छोड़िए, मैं 2 को कॉमन कर देता हूं कि हर प्रश्न पत्र में हो सकता है 2 कॉमन, जबकि ऐसा होगा नहीं। 1 हो सकता है लेकिन 2 नहीं हो सकते, हम 2 को मान लेते हैं। तो 7 जीवन परिचय, यदि एक एक आए तो 7 2 9, कम से कम 9। और ऐसे बात किया जाए तो 14, और कम से कम आपको 12 से 14 जीवन परिचय देखने को यहाँ मिलेगा। और मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप मात्र 3 जीवन परिचय याद करिए और 3 में से आपको 1 निश्चित रूप से आएगा। मुझे पता है कि आपका आज का मेरा यह पहला सेट और इसके बाद जो प्राप्त होगा आपको सेट, इन 2 सेटों में जो जीवन परिचय हों बस आप उन्हें याद करें, निश्चित रूप से आप बेहतर करने वाले हैं। यदि मैं पढ़ने की बात करूं तो यहाँ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय दिया गया है और बताया गया है कि इनका जन्म जो है वह 19 अगस्त को 1907 ईस्वी में बलिया जिले में हुआ था। और इनको संस्कृत एवं ज्योतिष का ज्ञान इन्हें उत्तराधिकार में अपने पिता पंडित अनमोल द्विवेदी जी से प्राप्त हुआ था, अर्थात इनके पिता अनमोल द्विवेदी जी थे। वर्ष 1930 में इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की। 1940 से 1950 10 वर्ष में शांति निकेतन में इन्होंने हिंदी भवन के निर्देशक के रूप में काम किया। यहाँ आएंगे तो 1949 में लखनऊ विश्वविद्यालय में इन्होंने डीलिट की मानद उपाधि प्राप्त की। 1960 से 1966 की यदि हम बात करें तो इसमें यह पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के अध्यक्ष के रूप में मौजूद रहे। यदि बात की जाए सबसे बड़ी तो नागरी प्रचारी सभा जो हिंदी की एक प्रतिष्ठित सभा है, काशी नागरी प्रचारी सभा के उपसभापति के रूप में यह रहे। और उसके जो पत्रिका निकलती थी उसके संपादक की भूमिका भी इन्होंने अदा किया। 1957 में इन्हें पद्म भूषण, बहुत जरूरी है बेटा, इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया। 1998 में इन्हें राष्ट्रीय ग्रंथ न्याय के सदस्य के रूप में दायित्व दिया गया। और 1979 में दिल्ली में यह चीर निद्रा में लीन हो गए, अर्थात निश्चित रूप से कहें तो हिंदी साहित्य को अंधेरे में छोड़कर आगे बढ़ गए। यदि बात की जाए दूसरे उसके ख के तरफ तो यहाँ काव्य से 3 लेखकों का जीवन परिचय पूछा गया है, जिसमें अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जयशंकर प्रसाद जी और सचिदानंद हीरानंद बासैन अगेय जी विद्यमान हैं। सेम मेरा वही बात है बेटा,
3 आप कोई भी 3 जीवन परिचय याद करें, आप बहुत बेहतर करने वाले हैं। चूंकि देवरिया कोचिंग क्लासेज आपको कहीं भी छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए उसने जीवन परिचय की एक श्रृंखला आपके सामने प्रस्तुत करके आपको कुछ सिखाने की कोशिश किया है। अब बात करते हैं आज इसमें जयशंकर प्रसाद जी के जीवन परिचय के बारे में। इनका जन्म 30 जनवरी 1889 को हुआ था। इनके दादाजी का नाम शिवरत्न शाह और पिताजी का नाम, याद रखिएगा बेटा, देवी प्रसाद साहू था। ये माता पिता एवं बड़े भाई के देहावसान के कारण अल्प आयु में ही प्रसाद जी को व्यवसाय एवं परिवार के समस्त ध्यान रखिएगा उत्तरदायित्वों का वहन करना पड़ा। इन्होंने घर पर ही अंग्रेजी, हिंदी, बांग्ला, उर्दू, फारसी, संस्कृत, हमें एक भाषा नहीं आ रही महोदय, घर पे ही 5 भाषाओं का जानकारी लेकर बैठे थे, समझिएगा। भाषाओं का गहन अध्ययन किया। तत्पश्चात इन्होंने बनारस के क्वींस कॉलेज में दाखिला लेकर पढ़ाई शुरू की। फिर यह कामायनी जैसा ग्रंथ लिखकर मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित होने वाले कवि के रूप में जाने गए। और अंत में बेटा निश्चित रूप से बड़ी ही गरीबी को झेलते हुए, रोगों का सामना करते हुए 15 नवंबर 1937 ईस्वी को गोलोक वासी हो गए। जयशंकर प्रसाद जी निश्चित रूप से, यदि जयशंकर प्रसाद की बात की जाए तो निश्चित रूप से मात्र 48 वर्ष की अवस्था में, ध्यान देना बेटा, बहुत अच्छी बात है, मात्र 48 वर्ष की अवस्था में ही इन्होंने जो रचनाएं प्रस्तुत की वह नाटक के क्षेत्र में हो। नाटक की यदि बात की जाए तो ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, जन्मेजय का नाग यज्ञ। यदि काव्य की बात की जाए आंसू, झरना, लहर और कामायनी तो महाकाव्य ही है। यानी कहानी की बात की जाए तो कहानी, इन्होंने ऐसी रचनाएं दी कि निश्चित रूप से इन्होंने हिंदी को मजबूत किया। इन्हें छायावाद के जनक के रूप में भी हम जानते हैं। जब हम बात करते हैं छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभों की, तो उसमें जयशंकर प्रसाद का नाम भी स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाता है। अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न संख्या 6 के तरफ, जिसमें खून का रिश्ता था पंचलाइट कहानी का सारांश अपने शब्दों में देना है। मुझे पता है आप पंचलाइट पढ़े होंगे। एक गांव की कहानी है जहां केरोसिन से जलने वाली एक पंचलाइट आती है, जिसे हम लोग यदि कह लें तो पेट्रोमैक्स कहते हैं, या हम लोग यदि ग्रामीण भाषा में बोले तो लालटेन भी कहा जा सकता है। तो यहाँ पंचलाइट पेट्रोमैक्स की खरीदारी और उसकी सारांश को यहाँ दिया गया है। निश्चित रूप से इस सारांश को आप पढ़ेंगे और अपने आप को बेहतर करेंगे। यदि हम बढ़े 7वें प्रश्न के तरफ, तो यह हमारे खंडकाव्य पे आधारित है बेटा। और खंडकाव्य हम पढ़ते हैं रश्मि रथी। गुड, हम क्या पढ़ते हैं? रश्मि रथी। तो रश्मि रथी खंडकाव्य के नायक का चरित्र चित्रण करना है। कर्ण जी आपके सामने उपस्थित होंगे। दूसरा होगा रश्मि रथी खंडकाव्य की कथा वस्तु को संक्षेप में लिखना है, अर्थात रश्मि रथी का सारांश क्या है। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा यह खंडकाव्य निश्चित ही रूप से हिंदी साहित्य में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और यहाँ यदि बात किया जाए, मैं बीच बीच की बिंदुओं की बात करता हूँ, चूंकि आप इसे पढ़िएगा। रश्मि रथी के आधार पर यहाँ कर्ण का चरित्र चित्रण किया जा रहा है। रश्मि रथी का यदि नायक कहा जाए, नायक की बात की जाए तो वह कर्ण ही है। और कर्ण निश्चित रूप से महान धनुर्धर के रूप में जाना जाता है। सामाजिक विडंबना का शिकार है वो, क्योंकि उसे सूतपूत कहा जाता है। सच्चा मित्र है, मित्रता उसने दुर्योधन से जिस प्रकार निभाया, निश्चित रूप से वैसी मित्रता निभाने वाला कोई नहीं है। यदि सुदामा के बाद, कृष्ण और सुदामा की मित्रता के बाद किसी की मित्रता की बात होती है, तो
तो निश्चित रूप से वह कर्ण और दुर्योधन की मित्रता की बात होती है। यदि बात किया जाए गुरु के सम्मान की, गुरु भक्त के रूप में, तो कर्ण का बेटा कोई सानी नहीं है। यदि बात किया जाए दानवीर होने का, महादानी होने का, तो निश्चित रूप से कर्ण के जैसा कोई दानी भी नहीं हुआ। दानी या तो बलि राजा हुआ और नहीं तो कर्ण ही हुआ। कर्ण ने यह जानते हुए भी कि हम चले जा रहे हैं, अपने कवच और कुंडल को दान कर दिया। और यदि बात करें महासेनानी होने का, यानी सैनिक होते हुए यह पता हो कि सामने जिससे हम लड़ रहे हैं वह आसान व्यक्ति नहीं है, गांडीव को धारण करने वाला अर्जुन है, उसके रथ को जो चला रहा है, उसका जो सारथी है वह साक्षात ब्रह्म है, भगवान श्री कृष्ण विराजमान है। जिसको यह पता है कि अर्जुन के रथ के पतंगे पर, ध्वज पर स्वयं महाबली विद्वान बुद्धिमान बजरंगबली विद्यमान है, जिनके सामने जिनसे कोई ज्यादा बलशाली नहीं है, ये सब जानते हुए भी अपने मित्र के लिए, अपने सेनानी होने के फर्ज के लिए जो लड़ता रहा, अपने प्राणों को न्यौछावर करने तक को पर उतारू हो गया। निश्चित रूप से ऐसे कर्ण को भैया हम तो सलाम करते हैं और मुझे लगता है कि आप भी उसको सलाम करते होंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और प्रश्न नंबर 8 पे हम आते हैं। दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ में अनुवाद करना है। बहुत अच्छा है, तो ये तो हम लोग बेहतर तरीके से करेंगे। अथ कः शकुनी सर्वशा मध्यदाशेय ग्रहणार्थ त्रिकुत्व आश्रयत तत एक काक उत्थाय कृष्णता ताव अस्य एतस्मि राज्याभिषेक काले एव रूप मुख कुकुदधस्य च कीदृश्य भवसि अनेन की कुधेन अवलोकिता वयम तत्कटाहे प्रतित्रास्थिला इव तत्र घंटश्याम ईदृश्यो राजा महान रोचते इता। बहुत ही अच्छा संस्कृत है बेटा, अर्थ समझ में आया। एक दो शब्द थोड़े से इधर उधर हुए होंगे प्रोनाउंसिएशन के दृष्टि से देखा जाए। आइए इसकी व्याख्या हम सुनते हैं। यह हमारी, बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा, ये बहुत जरूरी भी है, इस चैप्टर से प्रश्न आते हैं। यह संस्कृत के जातक कथा, ध्यान रखिएगा बेटा, जातक कथा से, और यह सबसे जरूरी है अलुका जातकम। क्या बेटा? अलुका जातकम खंड से लिया गया है। और अनुवाद सुनिएगा, आपको बड़ा आनंद आएगा। बहुत अच्छी कहानी को आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। अनुवाद है कि तत्पश्चात सभी का विचार मत जानने के लिए एक पक्षी ने 3 बार घोषणा की। तब एक कौवा उठकर बोला, थोड़ा ठहरो, जब राज्याभिषेक के समय इसका ऐसा मुख है तो क्रोधित होने पर भला कैसा होगा। इसके क्रोधित होकर देखने पर तो हम सब गर्म कढ़ाई में डाले गए तिलों की तरह जहां के तहां जल जाएंगे। ऐसा राजा मुझे पसंद नहीं है। आप सभी के द्वारा इस उल्लू को राजा बनाना, यानी राज्याभिषेक करना मुझे पसंद नहीं लगता। यानी उल्लू को राजा बनाने का विरोध कौन किया भैया? कौवा। कह रहा है कि यह सामान्य अवस्था में इतना क्रोधित दिखाई देता है तो क्रोध की अवस्था में कैसा दिखाई देगा। ऐसा कहकर वह मुझे पसंद नहीं, चिल्लाता हुआ आकाश में उड़ गया। उल्लू ने भी उसका पीछा किया। तभी से वे दोनों परस्पर शत्रु बन गए। सुवर्ण हंस को राजा बनाकर पक्षीगण चले गए। बनाना था उल्लू को, कौवे ने विरोध किया, दोनों में तिगड़म बाइस, दोनों उड़ गए, मजा मारा। तीसरा हंस भैया राजा बने। आगे चलते हैं, इसके अथवा पे है बेटा, याज्ञवल्क उच्चायना वा अरे मैत्रीय पुत्री कामाय पति प्रिया भवती आत्मनस्तु वे कामाय पति प्रियो भवती न वा अरे जायाया कामाय जाया प्रिया भवती आत्मनस्तु वे जाया प्रिया भवती न वा अरे पुत्रस्य वित्तस्य च कामाय पुत्रे वित्त वा प्रिय भवन्ति आत्मनस्तु वे कामाय पुत्रो वित्तम वा प्रिय भवति न वारे सर्वस्य कामाय सर्वप्रिय भवति आत्मानस्तु वे कामाय सर्वप्रिय भवति। अर्थ सुनिएगा बेटा,
चूंकि ये अथवा है इसलिए इसके अर्थ को आप बेहतर तरीके से पढ़िए। और हिंदी और संस्कृत के गद्यांश और पद्यांश निश्चित रूप से आएंगे। संस्कृत के जो गद्यांश और पद्यांश हैं उनकी व्याख्या पूछी जाएगी। आने वाले समय में आपको संस्कृत और के गद्यांश और पद्यांश के जो महत्वपूर्ण हैं उनके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाना का प्रयत्न करूंगा और यह कोशिश करूंगा कि 4-5 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट संस्कृत के गद्यांश हैं और 4-5 जो सबसे जरूरी पद्यांश हैं उनको उसमें सम्मिलित किया जाए, जिनमें से एक आपको निश्चित रूप से इस आगामी परीक्षा में प्राप्त हो। और निश्चित रूप से यदि आप देवरिया कोचिंग क्लासेस के साथ जुड़े रहेंगे तो यह संभव भी है। आइए 9वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना है। एगो का लिखना है भैया, कगो का लिखना है? एक का। किसी एक का लिख के आपको अर्थ प्रयोग करना है। मेरे मोबाइल पे किसी का फोन आ रहा था, अतः आप जुड़े रहिए मुझसे। तो हम लोग थे पहले प्रश्न की तरफ, हवा में तलवार चलाना। हवा में भाज रहे हैं यानी बिना सोचे समझे कोई कार्य को करना। अर्थात मैंने बिना सोचे समझे अभी अभी मोबाइल को उठाया, लेकिन फोन तो पहले ही कट चुका था। हवा में मैंने भी तीर चलाया कि आखिर किसका फोन होगा, घर से तो नहीं आ रहा। दूसरा है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी प्रशंसा खुद करना। आप मुझ पे भी कह सकते हो कि पुष्कर सर अपने मियाँ मिट्ठू बन रहे हैं, अपनी प्रशंसा स्वयं कर रहे हैं। वैसे मैं अपनी प्रशंसा कर नहीं रहा, मैं आपसे हूँ, मेरा कोई है नहीं। मिट्टी में मिलाना, सर्वस्व नष्ट कर देना, न्यौछावर। 9-2-11 होना, भाग जाना। निश्चित रूप से इन सारे मुहावरों को आप बेहतर तरीके से हल कर पाएंगे, लेकिन इनमें से आपको मात्र एक ही करना है। 10वें प्रश्न की बात की जाए तो निम्नलिखित शब्दों का सही अर्थ चयन करके और आपको लिखना है। कितना बढ़िया है बेटा। अविराम और अभिराम, विराम है और सॉरी विराम है बेटा। और विराम के आगे क्या लगा है बाबू? विराम के आगे क्या लगा है? अभिराम। एक ही करना है क्या? इसमें भी सही युग्मों के सही अर्थ का चयन करके और लिखना है। लगातार और रुचिकर, बिना रुके सुंदर, ठीक है। अनवरत और कठिन, अभिराम ने कठिन होएगा ही नहीं। गतिशील और सुगम, यह भी नहीं होगा। फिर से हम यदि बात करें तो हम चलेंगे और इसके ऑप्शन में चूंकि अविराम है तो बिना रुके सही है, लगातार भी सही है। लगातार कहें या बिना रुके कहें, लेकिन हम कहेंगे बिना रुके। लेकिन रुचिकर, अविराम माने रुचिकर नहीं होता, अविराम मतलब होता है सुंदर। तो इस हम जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। और अब चलते हैं अपने अगले